Okay, students, Assalamu alaikum and welcome to the next lab session of our course COM 2305 Introduction to Computer Sciences for the semester fall 23. And we are now heading towards uh, discussing the syllabus for terminal exam. In previous lab, we discussed Microsoft Office Word and went through all the options which were briefed in the PDF. And from today, I will be proceeding for Microsoft Excel, which is from page number 94 of the PDF and 97 of the book. ठीक है, तो इसको हम प्रोसीड करेंगे. Spreadsheets is used to store, organize, calculate, and present numerical data in an easily understandable format. ठीक है, किसी भी डाटा को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो आप देखें कि हम उसको एक टेबुलर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं. चाहे वो आप देख लें कि क्रिकेट के प्लेयर्स के स्कोर्स हों, चाहे वो बॉलिंग फिगर्स हों, चाहे वो डिफरेंट सिटीज़ के क्लाइमेट्स हों, चाहे वो पेट्रोल की प्राइसेस हो, कोई भी डाटा आप किसी अंडरस्टैंडेबल वे में आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो यू नीड टू रिप्रेजेंट दैट इन अ फॉर्म ऑफ ए टेबल. और टेबल के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो एक सॉफ्टवेयर दिया है दैट इज़ दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. और जो एक्सेल में शीट्स बनती हैं उसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं. अ स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन विच यूज़र एंटर्स नंबर्स एंड टेक्स्ट. ठीक है, ये जो आपको पास एक्सेल में नज़र आ रही हैं ए बी सी डी ई, इनको हम कॉलम्स कहते हैं और 1 2 3 4 5 इनको हम रोज कहते हैं. ठीक है, spreadsheet programs are powerful multi-purpose calculators capable of everything from adding 2 plus 2 to solving problems that involve complicated calculations. ठीक है, सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स किसी भी किस्म की कैलकुलेशन हो वो आप इन सॉफ्टवेयर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स allow user to organize data, perform calculations, draw graphs of numeric data and develop प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स. ठीक है, जो भी आप किसी भी रिपोर्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल फॉर्मेटेड टेबल देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिज़ाइन होती हैं. अ कॉमन स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, therefore use of Microsoft Office Excel will be explained. इसको अगेन आपने ओपन करना है फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू और वहाँ पे एक्सेल लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा. जब एक्सेल की शीट जो आपके सामने विंडो अपीयर हो रही है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने को हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, कुछ चीज़ें तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी हैं. जैसे यहाँ पे सबसे टॉप पे टाइटल बार है. ठीक है, जिसमें बुक वन एक्सेल है क्योंकि ये सेव नहीं है. लेफ्ट टॉप पे शॉर्टकट्स हैं. उसके बॉटम में आप देखेंगे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ये तमाम चीज़ें इसके डिफरेंट टैब्स आ जाते हैं और विद इन ईच टैब एक रिबन अपीयर होता है और रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं. लाइक होम रिबन में आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, ठीक है, अलाइनमेंट एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स कहते हैं. इसके बाद आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये आपके पास लिखा हुआ है कि विच सेल इज़ नाउ बीइंग शोन. ठीक है, आप जब भी किसी सेल पे ऊपर क्लिक करेंगे तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय द रो नंबर. ठीक है, सो दिस इज़ B3, यहाँ पे लिखा हुआ है B3, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा D5, ये है A1. जिस सेल पे भी आप क्लिक करेंगे इस एक्सेल में आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, डिफरेंट एक्सेल में डिफरेंट जगह पे अपीयर हो सकता है. इसके आगे फार्मूला बार है. ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के फार्मूला लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल
अगर मैं सिंपलेस्ट फार्मूला लिखना चाहूँ कि इस सेल में क्या होगा, इज इक्वल टू 2 + 2, ठीक है। अब जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इस यही टेक्स्ट नहीं रहेगा, वो इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर दे देगा 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 3 × 4, ठीक है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन रिप्रेजेंट होता है एस्टेरिक से, तो इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बार है, इसको भी हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं इसको यूज़। जैसे आप लोगों ने निकालनी होती है ना मार्क्स से परसेंटेज, तो वो मार्क्स आपके कुछ कई कोर्सेज के 150 होते हैं। तो लेट्स से आपके एक कोर्स में मार्क्स आए हैं 120 और टोटल मार्क्स है 150। अब यहाँ पे आप निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज कितनी है, ठीक है। मैंने इज इक्वल टू किया, अब 120 लिखने के बजाय मैंने क्लिक कर दिया इस पे, तो उधर खुद ब खुद आ गया A2, डिवाइडेड बाय किया मैंने B2। अब परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको चूँकि मैं फार्मूला में हूँ, इसलिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा विद इन ब्रैकेट्स और देन मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर किया नहीं, ओके, इसने फार्मूला में क्या कर दिया है, A2 डिवाइड बाय यहाँ पे B2 होना था, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये आ गया मेरे पास परसेंटेज 80। अब दूसरा कोर्स है 150, इस पर भी मार्क्स हैं। इसमें मेरे मार्क्स लेट से कितने हैं, 106, ठीक है। अब मुझे 106 के परसेंटेज निकालने आउट ऑफ 150। मैं इसी को फार्मूला को यहाँ पे राइट बॉटम में आके देखा, मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है इनटू बोल्ड प्लस साइन। इस पर क्लिक किया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया निचले वाले सेल पे, तो अब मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज आ गई 70.6667। अब इस सेल का अगर मैं फार्मूला देखूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, A3 डिवाइडेड बाय B3 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, और ये हो जाएगा टोटल मार्क्स, और ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप इसको अब यहाँ से कॉपी करके आप सिंपल अपने वर्ड पे ले जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्ड पे चूंकि कैलकुलेशंस उस तरह से नहीं होती, तो ना कैलकुलेशंस के लिए आप रखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, अब देखें कि मेरे पास ये जो परसेंटेज है इसमें बिल्कुल भी डेसिमल शो नहीं हो रहा है, इसमें शो हो रहा है 0.6667। मैं चाह रहा हूँ कि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेरे पास चीज़ हो, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में अगर आपके पास विंडो अपीयर हो रही है, लेट्स सी, जी हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम आएंगे नंबर में, क्योंकि एक नंबर है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डेसिमल प्लेसेस 1 डिजिट तक हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा, तो अब मेरे पास 80.0 70.7 से परसेंटेज अपीयर हो रही है। इसको भी मैं पूरा लिख देता हूँ, मार्क्स MARKS। अब ये भी देखें कि सेल की जो विड्थ है उसके मुताबिक ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो या तो मैं इसको यहाँ से बिल्कुल क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कितना हो कि सेल के कंटेंट्स को कवर कर ले, तो मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, वो अकॉर्डिंगली सेल की विड्थ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अगेन आप इसको यहाँ पे हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इट अपीयर्स के ये आपके पास मेन हेडर रो है। तो इस तरीके से आप सिंपल अपने डाटा को
अब मैं चाह रहा हूँ कि इधर मास हो तो मेरे पास के एक कोर्स कौन सा है। तो ये हो गया बायोट 2301। 2302। लेट्स से ये मैंने कर दिए हाइपोथेटिकली 5 कोर्सेज। ठीक है। अब टोटल मार्क्स तो सब में एक जैसे ही हैं, तो इसको कॉपी किया, इन तीन में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कर दिए मैंने 133, 118 और 140, और इसकी परसेंटेज मैंने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल एक बन गया चार्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो मेरे पास कोर्स वाइज ऑर्गेनाइज है, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको देखूँ कि सबसे अच्छे मार्क्स किस कोर्स में है, और देन उससे डिसेंडिंग। तो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो टोटल मार्क्स को मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डाटा में जाके यहाँ पे देखें, मेरे पास है ए टू जी विच इज़ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जी टू ए विच इज़ सॉर्ट स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मुझे चूंकि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। वो पूछ रहा है कि क्या सिर्फ इसी कॉलम को मैं रीशफल करूं, या फिर इस सिलेक्शन के बेसिस पे बाकी सबको भी रीअरेंज कर दूं। तो यकीनन हम यही चाह रहे हैं कि बल्कि नहीं, मुझे तो ऑब्टेन मार्क्स करना था। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स को, ये आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन के इसके बेस पे अगर हाईएस्ट मार्क्स लेट से 140 हैं, तो 140 टॉप पे आए, लेकिन साथ साथ 2305 भी टॉप पे आ जाए, साथ साथ 93.3 भी टॉप पे आ जाए। तो अब मैंने इस पे कर दिया सॉर्ट, तो 140 टॉप पे आ गया और सबसे कम मार्क्स 2302 में आए हैं। और इस तरह से आपके पास ये एक सॉर्टिंग हो गई है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट आपके पास क्या सिनेरियो बना है। तो ये सिंपल मैंने एक आप लोगों को बताया है कि आप किस तरह से डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शीट 1 के नाम से लेफ्ट बॉटम में। इसमें हम डिफरेंट शीट्स को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट पेजेस लाते हैं, तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक एक्सेल डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट शीट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस साइन करके। अब शीट 1 के कुछ कंटेंट्स को मैं शीट 2 के साथ लिंक भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस करते हैं ऑन शीट 1। अच्छा, सबसे इसमें मैक्सिमम हम कितने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? 1048,576, यानी कि 1,48,576 एंट्रीज को। और अगर मैं राइट एक्सट्रीम में जाऊं, कैसे मैं जा रहा हूं, कंट्रोल प्लस राइट की, तो XFD, आई डोंट नो ये कितने कॉलम्स बनेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू दी आवर डेटा। अच्छा, ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं डिफरेंट, इनको हम सेल्स कहते हैं, और जिस सेल पे हमारा कर्सर होगा और जिसका कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल लेआउट। शीट्स के बारे में बता दिया। एक्सेल डॉक्यूमेंट को एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। हाँ, कॉलम्स इन्होंने आगे PDF में लिखा हुआ है 16,384 कॉलम्स हैं, और 1,48,576 रोज हैं। ठीक है,
अब ये जो एक लिमिटेशन है लाइक 1 मिलियन की, आ, अब जब हम करते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आके पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में, एनी कोर्स जीन्स एंड प्रोटियोमिक्स, या सेवन्थ सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं डीएनए की, तो वहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मोर देन 1 मिलियन होंगे डेफिनेटली। इसी तरीके से 1 मिलियन तो बहुत ही लिमिटेड होता है, नंबर ऑफ जीन्स इन द जीन बैंक। कोई भी आप रेफरेंस ले लें, उसका साइज 1 मिलियन से ज़्यादा ही होगा। तो एक एक्सेल की वर्कबुक पे जिसका फुल साइज हम करें, तो वो 1 मिलियन से डेफिनेटली एक्सीड ही करेगा। तो एक्सेल इज नॉट एन ऑप्टिमल solution फॉर यूटिलाइजिंग दिस प्रोग्राम इज लार्ज डेटा एनालिसिस। ठीक है, एक कंसिडरेबल अमाउंट हो, ठीक है, थाउजेंड्स में फिगर हो, उस तक हम जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सेल के वर्कबुक पे लोड पड़ जाता है। ठीक है। How many students we have up till now? 49. Okay, let's continue. Okay, ठीक है। फिलिंग कॉलम्स एंड रोज एंटर। अब मैंने इसमें डिफरेंट डाटा को खुद से ही एंटर कर दिया है। तो इसमें एक सिंपल चीज़ ये भी लिखी हुई है कि ऑटो फिलिंग कैसे होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है 1। अब मैं इसको एक्सीड करूँगा, तो वो सब में 1 1 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि कॉपी सीरीज सेल्स है या फिल सीरीज़ है। सीरीज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा कि वो उस सीरीज़ में मेरे पास नंबर आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट से मैं ट्राई करता हूँ ऑड नंबर्स 1 3 5। ठीक है, मैंने उसको एक सीरीज़ बता दी है। अब मैं इसको करूँगा तो वो उसी सीरीज़ में 7 9 11 स्टार्ट हो गया। ठीक है। लेट्स ट्राई कि स्क्वायर अगर मैं करूँ, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब मेरे पास 25 और 36 आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये चीज़ इसने फॉलो नहीं की। ये 5 के डिफरेंस पे चला गया है। ठीक है। सो इसके लिए आपको ऑटो सीरीज़ को फिल करने के बजाय आपको करना पड़ेगा, इसके फार्मूला को डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। वो भी सिंपल तरीका हो सकता है, लाइक यहाँ पे मेरे पास नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने किया इज़ इक्वल टू ये, और 6 डिजिट के आप ऊपर देखें, शिफ्ट प्रेस करके 6 करेंगे तो आपके पास ये कैप का साइन आएगा। इसका मतलब होता है रेज टू द पावर। ठीक है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ इधर, और यहाँ से कर देता हूँ फिल सीरीज़। अब मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ। अब मेरे पास आ गए उसके स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आप सिंपल एक तरीके से
ऑटो फिलिंग में इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो फिलिंग के बारे में लिखा हुआ है इन दी पीडीएफ। सेल्स आर फिल्ड विद ऑड नंबर्स। ठीक है, तो वो मतलब ये डिफरेंट आपको उसको पैटर्न देंगे तो वो उसके मुताबिक चीज़ को कर लेगा। अब यहाँ पे रिलेटिव सेल एड्रेसिंग क्या बता रहा है, जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, इसको वापस से कर लेते हैं डेटा में जाके E2। ठीक है, 23012345। तो जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था तो उसमें मैंने लिखा था कि B2 डिवाइडेड बाय C2, और जब मैंने इस फार्मूला को मैंने लॉन्ग इस पे एक्सटेंड किया तो ऑटोमेटिकली उसने B3 डिवाइडेड बाय C3 कर लिया था। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी सिर्फ नंबर्स या पैटर्न्स को नहीं, फार्मूलाज को भी डिफरेंट सेल्स पे आप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। टू अंडरस्टैंड रिलेटिव, ठीक है, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इन दो जगह पे टोटल आ जाए और यहाँ पे मेरे पास एवरेज परसेंटेज निकले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने रख के एफ ऑफ एक्स दबाया फंक्शन सम फंक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पे मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ। अब फार्मूलाज पे आपके पास देखिए सम है, एवरेज है, तो यहाँ पे मैं सम पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है कि B2 से B6 तक क्या मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं देखूँगा B2 से B6 तक, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पे मैं क्लिक करके ओके प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसके टोटल यहाँ पे सबमिशन हो जाती है। इसके बाद अगर मैंने टोटल मार्क्स पे भी करना है तो इसी फार्मूला को मैं एक्सटेंड कर दूंगा टू द राइट कॉलम और देखूंगा कि मेरे पास टोटल 750 मार्क्स इंक्लूड हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो परसेंटेजेस मेरे पास अपीयर हो रही हैं इनका मैं एक एवरेज परसेंटेज निकालूँ। ठीक है, एवरेज के लिए मुझे यकीनन डिफरेंट एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए अगेन मैं जाऊँगा फंक्शन वाले टैब में, और यहाँ पे मेरे पास एक एवरेज शो हो रहा है। एवरेज पे अगेन मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझसे वो पूछ रहा है कि D2 से D6 तक, और डेफिनेटली जो मेरे पास डाटा मौजूद है वो D2 से D6 तक अपीयर हो रहा है। इसका एवरेज मुझे निकालना है, तो वो मैंने जब किया तो मेरे पास एवरेज आ गई है 82.3 की। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके इस सेमेस्टर में लेट्स से 750, उसमें से ऑब्टेन मार्क्स 617, और इन परसेंटेजेस का जो एवरेज है वो आ जाएगा 62.3 का। ठीक है, so that's how you calculate averages and sums of different numbers. Wait a minute. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही है सही। थैंक यू, मैं भूल गया था। नहीं, हाँ मिल गया।
मौसा है ये है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, टॉपिक पे जो हमारे पीडीएफ में मेंशन है। हमने फार्मूलाज को भी कॉपी कर लिया, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फार्मूलाज भी लगा दिए हैं सबमिशन के। तो उस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि डिफरेंट अदर फार्मूलाज भी मेंशन हैं। इन केस अगर मैं चाहूँ देखना चाहूँ कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि आपके टोटल सेल्स कितने ऑक्युपाइड हैं, और बाकी साइन कॉस टेंजेंट भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ है। इसके अलावा डेट एंड टाइम के, फाइनेंशियल के, मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के आप फार्मूलाज यहाँ पे लगा सकते हैं जब आपके पास एक स्पेसिफिक डाटा हो। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, चूँकि ये भी मेरे पास एक एक फाइनल रिज़ल्ट आया है। 82.3 माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जिस भी स्टूडेंट का आया है एक सेमेस्टर के हवाले से। तो हाइपोथेटिकली आप लोग सब खुश हो जाए कि आपका 82 परसेंटेज आ गई है। 52 स्टूडेंट्स माशाल्लाह हैव जॉइंड द क्लास, और लेकिन थम्स अप में मेरे पास सिर्फ 49 है। जो 3 स्टूडेंट्स बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया वो काइंडली मेक श्योर करें कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप गूगल मीट लिंक। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द पीडीएफ। परसेंटेज भी हमने निकाल ली। आप लोग जो पीडीएफ में है ना डाटा, उसको आप चाहें तो साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्किंग विद फंक्शंस एंड formulas. The following are the steps to calculate an average sales for, क्या कहता है, टाइप इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्ले फार्मूला ऑटो कंप्लीट। अब वो सिंपल यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स से नहीं जाऊँ, ठीक है, और चूंकि सब कुछ फार्मूलाज मुझे याद रहते हैं तो इसको मैं डिलीट करके इस इक्वल टू पे यहाँ पे क्लिक करूँ, तो जब ए वी करूँगा तो खुद से मेरे पास ये आ जाएंगे एवरेज। और जब मुझे बतानी हो रेंज तो मैं वहाँ पे सेमी कॉलम यूज़ करता हूँ D2 से D6 तक, D2 से D6 तक। ठीक है, ये मैंने रेंज बता दी, ये क्लोज किया, एंटर किया तो मेरे पास अगेन वही आ जाएगा। समटाइम्स हम इस तरह से अपने आप को कन्वीनियंट करते हैं टू राइट अ फार्मूला, समटाइम्स इस फंक्शन वाले को, बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप इस फंक्शन से ही फार्मूलाज तक खुद को एक्सेस करवाएं। ठीक है, फिर देर आर लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि डेटा को आप सॉर्ट ना करें और देन आप उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को हाईलाइट करें,
तो there are some functions like maximum. hmm, यहाँ पे लेट से अगर मैं देखना चाहूँ, मैक्सिमम अगेन B2 से B7 आ गया है, तो मैं इसको B6 ही करूँगा क्योंकि वो B7 में तो मेरे पास टोटल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे मैक्सिमम बता दी है 140। लेट्स से मैक्स की जगह मैं मिन लिखता हूँ, तो क्या वो मुझे लो स्कोर बताएगा? 106। ठीक है, तो ये मैक्स एंड मिन का जो फंक्शन है ये हमें बताता है हमारे डाटा में मौजूद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी भी डाटा पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको आइडिया हो जाता है कि आपके डाटा के मुताबिक कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो गिने चुने ही होते हैं, 5-10, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग ये आनी है कि आपने कौन से फार्मूला को सही तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ये असली आपके अप्रोच की महारत होगी। अब यहाँ पे पीडीएफ के पेज नंबर 98 पे बता रहे हैं कि जो सिंपल हमारे पास मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन के लिए प्लस साइन है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है, और एक्सपोनेंट के लिए ये कैप साइन है जो कि 6 जो की है उसके ऊपर मौजूद होता है। ये तमाम चीज़ें जो इस पीडीएफ में है उसको प्रैक्टिस करने का मकसद ही ये ऑनलाइन की ये वीडियो आपके पास सेव रहेगी। जब भी आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो यहाँ से आप अपने डेटा को कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम अभी कोर्स वाइज़ कर रहे हैं और आपके पीडीएफ में ये मरगला कंप्यूटर सिस्टम्स का फर्स्ट क्वार्टर लैपटॉप सीरीज़ की सेल्स है। क्वार्टर मतलब कि 1/4, तो 12 का 1/4 कितना होता है? 3 मंथ्स। तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की इन्होंने सेल्स बताई हुई है कि एसर के कितने लैपटॉप सेल हुए हैं, तोशिबा के कितने, डेल के कितने, एचपी के कितने। ठीक है, तो यहाँ से एक तो आपको लैपटॉप के कंपनीज के नाम पता चल गए जो आपको असाइनमेंट में हेल्प आउट करेंगे। और इसके अलावा आप इस डेटा को जब करेंगे तो ये इसको आप भी फॉलो करके पीडीएफ पे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि हम अपने डाटा को सिर्फ न्यूमेरिकल वे में नहीं, ग्राफिकल वे में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास डाटा है, ठीक है, अ, इन दो कॉलम्स का मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास बने चार्ट। ठीक है, कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो मैंने वो डाटा सेलेक्ट कर ली है जिस पे मैं चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं। कॉलम चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा, और जब मैंने इस पर क्लिक किया
तो मेरे पास क्या आ गया कि कोर्स वाइज डिफरेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन मार्क्स, और ये मेरे पास आगे है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। उसके हिसाब से मेरे पास एक चार्ट बन गया है। अगर मैं चाहूँ कि इसको इस और परसेंटेज, तो मैंने कैसे सेलेक्ट किया, इसको प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके परसेंटेज वाले सेल्स को क्लिक कर दिया है। दोबारा से मैं जाऊँगा इंसर्ट पे, चार्ट पे। अब मैं करता हूँ थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल मेरे पास जो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं उनमें ये आ गए हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के रिजल्ट्स। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको मैं छोटा अगर करना चाहूँ, तो दैट इज़ हाउ आई कैन। अब इसमें भी डिफरेंट तरीके से हम काम कर सकते हैं, इनको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। चेंज कलर, ठीक है, डिफरेंट तरीके से आप अपने ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि डेटा एक ही किस्म का है, इसलिए वो यहाँ पे कलर्स को सिंगल वे में कर सकते हैं। बाकी ये कि हम इन अलग से इस पे भी सिलेक्ट करके फिल में जाके सॉलिड फिल, और यहाँ जाके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट कलर स्कीम्स के ऊपर भी चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैं ये तो कॉलम वाइज है डिफरेंट, लेकिन इसको मैं करता हूँ डिलीट, और इंसर्ट में जाएंगे तो चार्ट्स में आप देखेंगे कि आपके पास कितने किस्म के डिफरेंट चार्ट्स हैं। ये लाइन चार्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा आप नहीं बनाना चाह रहे, सिर्फ लाइंस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइंस पे उसने बता दिया कि कितने कितने हैं। ये बार में रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स हम चाह रहे होते हैं कि डेटा हमारा इस तरह हॉरिजॉन्टली अपीयर हो, तो उसके हिसाब से भी हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से अपने इसी चार्ट को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स। फॉर्मेट डेटा सीरीज,
ठीक है। अब देखते हैं कि पीडीएफ में हमारे पास क्या चीज़ मेंशन है। सिंपल वही कॉलम चार्ट को उन्होंने बनाना सिखाया है। अच्छा, चार्ट लेबलिंग के हवाले से बता रहे हैं कि क्लिक एनीवेयर इन द चार्ट टू that appear in the ribbon। अच्छा, मैंने इस पे किया है तो मेरे पास ऊपर चार्ट डिज़ाइन अपीयर हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूं कि ऐड चार्ट एलिमेंट, तो यहाँ से मैं डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। एक्सिस टाइटल, यहाँ पे एक आगे इसको मैं लिख देता हूँ कोर कोड्स, ठीक है। चार्ट टाइटल मेरे पास पड़ा हुआ है डाटा लेबल्स, नन सेलेक्टेड है, सेंटर आउटसाइड एंड, ये सिलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास जितने जितने मार्क्स थे वो एंड पे नज़र आ रहे हैं। 98.3, 78.7 परसेंटेजेस ये इस तरीके से अपीयर हो रहा है। लिखा रहा है कि डाटा टेबल भी साथ हो तो ये एक उसी चार्ट के नीचे वही मेरे पास रिजल्ट्स एक चार्ट की फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि चार्ट में स्मॉल लाइंस भी अपीयर हो गई हैं। फिर डिफरेंट लेआउट्स हैं। इस डेटा को आप मज़ीद चार्ट यहाँ से टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। आप नहीं चाह रहे बार ग्राफ हो तो दोबारा से आप कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाई में ये वही बताएगा कि मैक्सिमम से मिनिमम आपके पास अरेंजमेंट आ जाएगी। इस तरह का आप देखते हैं कि वो जो होते हैं ना क्रिकेट में पार्टनरशिप्स जो लग रही होती हैं बैट्समैन की, तो वो आप देखते हैं कि किस की ज़्यादा आपके पास पार्टनरशिप है, किसकी कम है, वो इस तरह से आपके पास आ जाता है अपीयर फनल वाले में। तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं आपके पास टू रिप्रेजेंट दी योर चार्ट। ओके करूँगा तो वो पूरे चार्ट को मेरे पास उस तरह से रिप्लेस कर देगा, ठीक है।
अगेन ये जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली आपके ऑफिस में उसी तरीके से अपीयर हो रहे हो, तो आपने उसके मुताबिक अपने जो है एक्सेल में मौजूद ऑप्शंस उनको फाइंड आउट करना होगा। फिर वंस आप किसी कोई चार्ट आपका फाइनल हो गया तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके एमएस वर्ड पे भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो डेटा आप यहाँ पे अच्छे से बनाएं, उसकी विजुअलाइजेशन अच्छी से करें, एंड देन आप उसको वर्ड पे जब पेस्ट करके देन आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग, फॉर डिफरेंट डेटा एडिशंस। ठीक है, सॉर्टिंग भी हमने पढ़ ली है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये भी देख लिए। अच्छा, इसमें अब अम, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल तो 5 ही चीज़ें हैं, ठीक है। लेट्स से 2 कोर्सेज़ में मेरे पास आ जाते हैं 118 मार्क्स, ठीक है। अब 118 किए हैं तो देखें परसेंटेज भी चेंज हो गई है, और ये तो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट ही था, इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सॉर्टिंग के 2 एस्पेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम को करता हूँ सॉर्ट डेटा में जाके फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ओके, तो देखें इसमें आ गया है 2 1 4 3 5, ठीक है। तो इसने इस कॉलम को तो कर लिया, लेकिन 1 और 4 में से किसको ऊपर रखें ये उसने ऑटोमेटिकली खुद से ही डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सेल्स हैं वो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और इनमें अगर कोई आ जाए तो देन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी कि 2 कॉलम में फ़िल्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि डेटा में ही रहते हुए सॉर्ट पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि फ़िलहाल जो पहला कॉलम है कोर्स का, उसमें मेरे पास मुझे वैल्यूज़ चाहिए सेल वैल्यूज़ फ्रॉम जी टू ए, ठीक है। पहले आ जाए बड़ी वैल्यू और फिर छोटी वैल्यू। फिर मैंने किया कि ऐड लेबल, और फिर मैं गया हूँ ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स में सेल वैल्यूज़ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके कर दिया। अब उससे पहले इस कॉलम को किया है, देन इस कॉलम को किया है। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। अगेन मैं जाता हूँ सॉर्ट में,
पहले मैंने ऑब्टेन मार्क्स पे कर दिया एंड देन सॉर्ट बाय कोर्स। ओके किया। डेटा सही सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं, इस तरह करके। हम्म। अब उसने क्या किया कि कॉलम ऑब्टेन मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, 140, 133, 118, 118। अब इन दो में 118 में से वो यहाँ पे उसने 1 और 4 को नहीं, बल्कि पहले लार्जेस्ट वाले नंबर को रखा है, फिर स्मॉलेस्ट वाले नंबर को रखा है, फिर इसके बाद 2। तो अगर आपने सिंगल कॉलम में किसी चीज़ को सॉर्ट करना है एज कम्पेयर टू विद रेफरेंस टू सम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो तो सिंपल आपके पास A to Z Z2 है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आपने रखना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि ये सॉर्टिंग वाले बटन पे क्लिक करके देन आप अपने जो है पैरामीटर उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर गूगल मीट की क्लास आई थिंक 1 आवर्स तक रहती है या नहीं। हमारी क्लास बिल्कुल तकरीबन 2 बजे शुरू हुई थी। तो अगर 2 मिनट हैं, अगर क्लास डिसकंटिन्यू भी होती है, तो फिर मैं न्यू गूगल मीट का लिंक आपके पास ना शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग बाकी जारी है और वापस से मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। बाकी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, डेटा वैलिडेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अ, जैसे मैंने डेटा वैलिडेशन में गया हूँ कि इनको मैं नंबर्स की फॉर्मेट में रखा है। ठीक है। मैं डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लाइक ये जो मेरे पास नंबर है, इसको मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल्स में, और यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं इसको करेंसी में शो कर सकता हूँ। ठीक है। तो और डेसिमल 1 पे रखता हूँ, तो ये मेरे पास करेंसी अपीयर हो जाएगी। सब डॉलर की फॉर्म में लिखे आ गए हैं। ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट सेल्स में जाके और किस तरीके से रख सकता हूँ। डेट, वही नंबर जो था मेरे पास वो डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया। इसको हम नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे देखते हैं कि इसको मैं चेंज करता हूँ फॉर्मेट सेल्स और डेट 1। फिलहाल यानी कि वो जो डेट्स थी वो जनवरी की मेरे पास उसमें आ गई हैं। तो यहाँ पे आप अपने डेटा को डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में ही रेगुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स मेरे पास नंबर्स होते हैं, अ,
अब यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया कि उस नंबर्स को बोला है कि थाउजेंड्स में आप रिप्रेजेंट करें, और उनका फिर ये मेरे पास एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो मैंने जस्ट नंबर लिखा है, उसने थाउजेंड के बाद खुद ही मेरे पास नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें मैं एक मज़ीद डिजिट ऐड करूँगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 मिलियन में नंबर आ गया है, और ये भी मेरे पास उसका जो स्क्वायर है वो मेरे पास इन डॉलर्स में रिप्रेजेंट हो चुका है। गूगल मीट पे कहीं पे क्लास टाइम लिखा रहा होता है, आई एम नॉट श्योर। मुझे दिख नहीं रहा कि क्लास टाइम में कहाँ से देखूं। मीटिंग डिटेल्स में भी नहीं है। चलें, आई होप कि ये कॉल डिसकंटिन्यू ना हो। ज़ीरो एंड 150, ठीक है। अब मैं लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ 151। The value does not match the data validation restrictions defined in this cell। और लिखता हूँ 149, तो उसने काउंट कर लिया। मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में एक क्राइटेरिया लगा दिया है कि चूँकि मुझे पता है कि ऑब्टेन मार्क्स कभी भी टोटल मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो इस कॉलम में जो भी मेरे पास वैल्यूज़ हों वो 0 से 150 के दरमियान ही एग्जिस्ट कर रही हों, ठीक है। तो मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, और डाटा वाले कॉलम में जो मेरे पास टैब है उसमें मैं ग्रुप्स में गया हूँ, डाटा टूल्स में, और डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दिया।
और यहाँ पे मेरे पास जो डायलॉग्स बॉक्स ऊपर वो है, उसमें मैंने कर दिया है कि इस इन सेल्स में होल नंबर आए, ठीक है, और वो बिटवीन हो 0 और 150, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब लेट से अगर मैं इसको कर देता हूँ कि लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कोर्स में 145 से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकते, तो मैंने ओके किया है। अब इधर मैं लिखता हूँ 148, उसने एरर दे दिया, ठीक है। अ, इसमें मैं अगर डेटा वैलिडेशन में जाऊँ कि इनसर्कल कर दो कि कौन सा डेटा सही नहीं है, तो उसने मुझे ये वाला सेल को इनसर्कल करवा दिया कि ये डेटा आपका आउटलायर है। अब मैं यहाँ पे 148 करता हूँ, नहीं करेगा, 144, तो उसने वो हटा दिया, सही है। सो इस तरीके से आप अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। डू वी हैव अवर कॉल? आई एज्यूम यस। और रिकॉर्डिंग भी जारी है, यस, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद द पीडीएफ। फिर आप चाह रहे हैं कि कोई डेसिमल में वैल्यू ना हो, तो आप वहाँ से भी अपने डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं होल नंबर में। आप चाह रहे हैं कि डेसिमल में हो, होल नंबर में ना हो, तो उस तरह से भी वाइस वर्सा करवा सकते हैं। रिव्यू प्रोटेक्ट शीट, इसको देखते हैं कि डू वी हैव रिव्यू। प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड लिख सकते हैं COM2305, ठीक है। और फिर आप लगा सकते हैं कि इसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, ओके कर दें। अब वो पूछ रहे कि पासवर्ड टू प्रोसीड, तो पासवर्ड फ़िलहाल तो मुझे नहीं आता। हाँ नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ COM2305। अब मैं इस डेटा को कर सकता हूँ to make a change, unprotect the sheet, you might be required to enter a password, ओके। तो रिव्यू में ही अनप्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे मैं जब तक पासवर्ड नहीं लाऊंगा COM2305, तो मैं डाटा को एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट डाटा आप किसी को शेयर कर रहे हैं एक्सेल में और आप चाह रहे हैं कि वो उसको बस रिव्यू करे, उसमें एडिटिंग ना किसी किस्म की करे, तो इस केस में आप अपने एक्सेल पे अपने शीट को प्रोटेक्ट करके पासवर्ड लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आपके पास एक स्पेसिफिक डेटा है और नाउ यू वांट कि आपके मार्क्स अगर 120 से ज़्यादा हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक उसमें हाईलाइट हो जाए, ठीक है। 120 80% है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरे डेटा में से 120 से जो ज़्यादा हैं
वो हाईलाइट हो जाए विद अ ग्रीन, और जो 120 से लेस है वो हाईलाइट हो जाए विद सम रेड। तो अगेन मैं होम पे आऊँगा, या डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है? Each Excel provides commands to apply for this. There's a formatting steps. Home ribbon conditional formatting. So होम रिबन में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग highlight cells which are greater than, ठीक है। सो उसने क्यों खुद ही से कर लिया, 1 सेकेंड। होम कंडीशनल फॉर हाईलाइट सेल्स, greater than 120, greater than और इक्वल टू 120, और फॉर्मेटिंग क्या हो कि वो फिल हो जाए विद लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। सो ये मेरे पास एक तरह से आ जाएगा एक फॉर्मेटिंग। दो सेल्स मेरे पास हो गए हैं विद मोर देन 120 की वैल्यू से। अब सिमिलरली मैं अगेन इस पे एक फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा और हाईलाइट सेल्स, और यहाँ पे मैं जाता हूँ मोर रूल्स, और अब मैं क्या करता हूँ कि लेस देन के कंडीशन लगा के यहाँ पे डाल देता हूँ 120, यानी कि 119 और उससे कम हो। अब उसमें मेरे पास क्या आ जाए, कलर स्लाइटली सा रेड सा, ठीक है। वो मैंने कर दिया इसको ओके, देन ओके। तो अब मेरे पास क्या हो गया है कि वो सेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुके हैं जो 120 यानी कि 80% मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो उनको ग्रीन में आ गया है। अब लेट से मैं इसको कर देता हूँ 121, तो ये खुद से ही ग्रीन में हो जाएगा, और इसको मैं कर देता हूँ 119, तो ये खुद से ही रेड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग करवा के कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, आपको खुद से ही आइडिया हो जाएगा कि आपके डाटा में कौन सा एक थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन, इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं एक और आपको डिज़ाइन करके देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाए। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हूँ, हाईलाइट सेल्स,
फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। लोएस्ट वैल्यू को मैं चाहूँगा कि डार्क में हो, ठीक है। और जो मोस्ट ज़्यादा है उसको लाइट में। एक ये मेरे पास कलर्स है, इसको मैं डिफरेंट अदर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके कर दिया है। अब मेरे पास चूँकि वैल्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इसको भी ज़्यादा कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ ज़्यादा। और इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमें वैल्यूज़ को उसने हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कलर वाइज, इसको मैं 30 कर देता हूँ। और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो डार्केस्ट कलर है वो इसका है और जो लाइटेस्ट कलर है वो इसका है। ठीक है। सो दैट इज़ हाउ मैं एक हीट मैप से जनरेट कर रहा हूँ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू का। इसमें सिंपल अगर मैं अगेन वही करूँ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स में चीज़ अपीयर हो गई है। स्मॉलेस्ट 1 आ गया है और मेरे पास जो लाइटेस्ट है वो 6 में अपीयर हो रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अपने ही डेटा को डिफरेंट इफेक्ट्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके आप मार्क्स जो कि फेल स्टूडेंट्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के खुद से ही हाईलाइट करवा सकते हैं और पास स्टूडेंट्स को आप हाईलाइटेड ना कीजिए। ठीक है, ये तमाम ऑप्शंस थे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जो कि मेंशन थे इन आवर बुक। यहाँ पे हम इसको करते हैं ठीक है ख़त्म। आप कि जब नेक्स्ट लैब सेशन होगी तो इस यूट्यूब लिंक को प्लस जो आपका पीडीएफ है हमने इसको ओपन रख के इसको प्रैक्टिस करनी है। और ताकि ये चीज़ टर्मिनल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को जो भी आपको टास्क मिले, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहे एक्सेल में, वो आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। फिल वक्त मेरे पास भी टाइम है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग टू पावर पॉइंट वो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी फ्राइडे वाली क्लास है उसमें हम पावर पॉइंट को रिव्यू कर लें। तो लेट्स डिस्कस द असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट में अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल जो रिकॉर्डिंग है वो मैं